नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की ख़ास मुलाकात में हमारे बीच मौजूद हैं जनाब सवाब आलम साहब, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर है एट प्रेजेंट। और नाजरीन, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, गार्डन रीच मौलाना आज़ाद के करीब ही रहते हैं सवाब आलम साहब। और 2023 में WBCS ग्रुप ए में के एग्ज़ाम में इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू की हैसियत से। सवाब आलम साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सच्चे ख्वाब की ताबीर, बड़ी कामयाबी, क्या कहना चाहेंगे सवाब आलम साहब? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लोकल जर्नलिस्ट ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ये सब बोलने के लिए। तो ख्वाब छोटी हो या बड़ी, सब की ताबीर की जाती है। तो मैंने क्लास 12 के बाद एक छोटा सा ख्वाब देखा था कि मैं भी WBCS ऑफिसर बनूं, क्योंकि जब मैं क्विज़ेस वगैरह में जाता था तो लोगों को देखता था कि WBCS जो तैयारी कर रहे होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो लोग जब क्विज़ेस में आते थे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे। उनका जनरल नॉलेज, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में सोसाइटी की तरफ से नॉलेज काफ़ी अच्छा हुआ करता था। तो वो सब देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी कि सोसाइटी को सर्व करना है। तो सर्व करने के लिए सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ा ज़रिया है, क्योंकि सिविल सर्विस एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर आप किसी भी सर्विस में जाके सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। तो तभी मैंने क्लास 12 में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करूँगा। तो उसके बाद से मैं इसकी तैयारी में लग गया और अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं WBCS ग्रुप ए ऑफिसर बन गया हूँ। एज ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर कैसा सफ़र रहा सर, ये बताएं। एज ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर बहुत अच्छा सफ़र रहा है। 2017 में मैंने तैयारी करना शुरू की और 2017 में जब मैं सेकंड ईयर में था तो उस वक्त ही तैयारी शुरू कर दी थी। उसके बाद मैंने 18 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 19 में पहला WBCS का अटेम्प्ट दिया। तो उसके साथ साथ जितने सारे एग्ज़ाम्स हो रहे थे, सारे एग्ज़ाम्स का तैयारी मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि WBCS एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप जितना भी सारा एग्ज़ाम है सबको कवर कर सकते हैं। चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग तो अलग है, बैंकिंग छोड़ दिया मैंने। SSC का एग्ज़ाम हो, आपका IB का एग्ज़ाम है और दूसरे जितनी तरह के एग्ज़ाम है वो सारे एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं। तो उसी के साथ साथ मिसलेनियस का भी PSC एग्ज़ाम करवाती है और 2019 में ही वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम का भी रिक्रूटमेंट आया था, तो मैंने उसमें भी फॉर्म भर दिया। तो 19 में मैंने उसका दिसंबर के महीने में प्रीलिम्स दिया और कोविड के बाद उसका रिज़ल्ट आया जिसमें मेरा नाम आ गया था। उसके बाद कोविड के दौरान ही कुछ जब रिलैक्सेशन दिया गया था, उस दौरान मेरा इंटरव्यू हुआ PSC में। तो वो इंटरव्यू को पास वास करके जनवरी तक का मेरा रिज़ल्ट आ गया था 2021 में, और ये डिसाइड हो गया था कि मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। उसी दौरान मेरा WBCS का भी सफ़र चल ही रहा था। उसके बाद मैं अगस्त 2021 में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में ज्वाइनिंग करता हूँ और सितंबर के महीने में मोगरा हाट 2 ब्लॉक, जो कि डायमंड हार्बर सब डिवीज़न में पड़ता है, वहाँ एज ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर में काम करना शुरू कर देता हूँ। वहीं से काम के दौरान मैं तैयारी भी करता रहा और WBCS का एग्ज़ाम भी देता रहा। तो 2019 में WBCS का पहला अटेम्प्ट दिया मैंने, उसमें प्रीलिम्स पास कर गया लेकिन मेंस में फ़ेल हो गया। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट मैंने 2020 में दिया, 20 में प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया। इंटरव्यू में कुछ मेरी खामी की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से 2021 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया और मेरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्लियर होके आज मैं एज ए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू अपॉइंटेड हो चुका सवाब हूँ। आलम भाई, एक वाकई कहते हैं ना कि मेहनत के बाद मेहनत रंग लाती है। तो एक लंबी कोशिश, लंबी जद्दोजहद के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू का इन्हें रिजल्ट का अनाउंसमेंट, सवाब आलम भाई क्या लगा कि पैर तले से ज़मीन खिसक गया या आसमान गिर पड़ा? क्या माने, क्या फीलिंग्स, क्या ये रहा, ये बताइए मुझे आप। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो उस वक्त द्वारे सरकार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा था। तो मेरे एक सीनियर है, वो भी अभी डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ एक्साइज़ है, बर्दवान में पोस्टेड है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि कांग्रेचुलेशन भाई, वेलकम टू आवर सर्विसेज। मैंने सबसे पहले यही मैसेज में जवाब दिया, कौन सा सर्विस अलाउड हुआ है मुझे। उन्होंने बताया रेवेन्यू सर्विस। तो फिर वो रिज़ल्ट भेजे, रिज़ल्ट देखते ही मैं बहुत खुश हुआ। सबसे पहले भाई को कॉल किया, कॉल करके बताया। तो उस वक्त मेरा VC चल ही रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो भाई पूरे घर में सबको बता दिए। उसके बाद फिर हम यहाँ आए तो मेरी नानी भी थे उस वक्त और मामा भी थे, तो वो लोग बहुत खुश हुए। तो मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे घर वालों को इसी बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। सवाब भाई,
वाकई जो WBCS एक एग्ज़ाम्स जो होता है स्टेट लेवल पे बहुत बड़ा एग्ज़ाम्स होता है, जिसके लिए वाकई मेहनत लगन दोनों की ज़रूरत होती है, और टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो मॉर्निंग, नून, इवनिंग में और नाइट में किस तरह की टाइमिंग स्लॉट प्लानिंग रहती थी स्टडी की, ये बताएं आप, ताकि आने वाले नस्लों को एक पैगाम मिले। सवाब साहब ये बताएं। जब मैं सर्विस में नहीं था 2019 में, उस वक्त मेरे पास काफ़ी वक्त हुआ करता था, तो मैं ज़्यादातर टाइम डिवोट कर पाता था पढ़ाई में। 2021 में जब मैं सर्विस में गया, उसके बाद टोटल मेरा टाइमिंग चेंज हो गया, क्योंकि सुबह मैं घर से 9 बजे निकल जाता था और घर आते-आते 7:30 बज जाता था। एक्चुअली में मेरा 2021 का जो अटेम्प्ट था, वो पूरी सर्विस में रह के ये अटेम्प्ट दिया मैंने, और ये एग्ज़ाम क्रैक भी हुआ सर्विस में रह कर ही। यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा सवाब साहब, तो एक सर्विस से जुड़े हुए उसके बाद भी टाइम निकालना, मतलब कितना बड़ा फैक्टर रहता रहा। एक तो ऑफिस आप मेंटेन कर रहे हैं, पंक्चुअलिटी मेंटेन कर रहे हैं, और फिर आकर स्टडी करना, तो स्टडी का टाइम ड्यूरेशन क्या था? 2 घंटा, 4 घंटा, कितनी देर पढ़ा करते थे आप? देखिए, जब आप सर्विस में नहीं होते हैं तो आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप सर्विस में होते हैं तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, और उस लिमिटेड टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैंने सबसे अच्छा प्लानिंग ये बनाया था कि जब मैं सुबह उठता था, सारा प्रिपरेशन ले ला के मैं चले जाता था ब्रेस ट्रेन में। तो वो ब्रेस से बालीगंज जाने का जो वक्फ़ा होता था, आधे घंटे का लगभग, उस आधे घंटे के वक्फे में मैं कोशिश करता था कि जो भी डेली का करंट अफेयर्स वगैरह है, वो करंट अफेयर्स कर लूँ। तो आधे घंटे में 1 महीना करंट अफेयर्स कर लिया करता था। उसके बाद फिर बालीगंज पहुंचने के बाद डायमंड हार्बर का ट्रेन आने का 10 मिनट का वक्फा होता था। उस वक्त में थोड़ा-सा माइंड रिफ्रेश करने के लिए ऐसे ही इधर-उधर बैठ जाते। तो उसके बाद जैसे ही डायमंड हार्बर की ट्रेन आती थी 10 बजे, उसके बाद से हम एक टॉपिक ले लेते थे या फिर ऑप्शनल का सब्जेक्ट ले लेते थे। ऑप्शनल में उर्दू था मेरा, तो वो उर्दू का ऑलरेडी नोट्स वगैरह हम कैरी करते थे, तो वो नोट्स पढ़ना शुरू करते थे। बालीगंज से जब तक मोगरा हाट नहीं पहुंच पाते, सारा मेरा उर्दू का चलता रहता था। उसी जर्नी के दौरान हम पढ़ाई करते थे। ट्रेन में काफ़ी शोर-गुल होता था, लेकिन उसको म्यूज़िक समझ के मोटिवेट होके हम ऑप्शनल पढ़ लेते थे। इस तरह से मेरा ऑप्शनल हो जाता था। उसके बाद सारा दिन काम करने, 10 बजे ऑफिस इंटर हो जाना, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता था। काम वगैरह के दौरान जब आधा घंटा टिफ़िन का मिलता था, तो वो टिफ़िन करने के बाद जो कुछ 10-15 मिनट बचता था, उस दौरान मैं जीके का थोड़ा बहुत क्वेश्चंस ऑनलाइन कर लिया करता था। उसके बाद रिटर्निंग के टाइम में मेरा एक कलीग हुआ करता था, पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके साथ मैं मैथ्स और रीजनिंग का डिस्कशन कर लेता था, क्योंकि वो मैथ्स में काफ़ी अच्छा था। तो इस तरह से मेरा ट्रेन का जर्नी और ऑफिस आवर में ऑप्शनल और मैथ्स और रीजनिंग हो जाता था। घर आने के बाद जो मेरा जीके का सब्जेक्ट हुआ करता था, जैसे किसी दिन मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया और ज्योग्राफी पढ़ लिया, 2 सब्जेक्ट, किसी दिन पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ लिया। इस तरह से करते करते मैंने पूरा टाइम को डिवोट किया ज़्यादा से ज़्यादा देने का। कोई एक सब्जेक्ट में ज़्यादा दे दिया तो कोई एक सब्जेक्ट में कम दे दिया। सौरभ भाई, मेरा यहाँ एक सवाल होगा यहाँ पर आपसे कि आने वाले बच्चे जो की तैयारी कर रहे हैं WBCS की, तो एक दिन में कितने घंटे के मशवरा देंगे कि आप इतना घंटा आप अगर करते हैं स्टडी दिल लगाकर, तो कामयाबी यकीनी है। आने वाले नस्लों को क्या पैगाम देंगे, ये बताएं आप। देखिए, कितना घंटा पढ़ना ये सारा बच्चों का मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़हीन है। जैसे कि मैं किस तरह का स्टूडेंट हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ। कोई एक बच्चा टॉपिक को समझने में 5 मिनट लगाता है, उस टॉपिक को मुझे समझने में 1 घंटा लग सकता है। इट मीन्स मेरा कैपेबिलिटी उसके कैपेबिलिटी से बहुत कम है। इसका मतलब अगर वो किसी एक टॉपिक में 1 घंटा देगा, तो मुझे उस टॉपिक में 2 घंटा देना पड़ेगा। सबसे पहले तो खुद का ज़हनी सलाहियत को शनाख्त करना ज़रूरी है कि मेरी ज़हनी सलाहियत कैसी है। उसके बाद यहाँ कोई टिप फार्मूला नहीं होता कि आप 6 घंटा पढ़े तो क्रैक कर लीजिएगा, 8 घंटा पढ़े तो क्रैक कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स का बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है और हर बच्चे का एक अलग रूटीन होता है, तो वो अपने तरह से बनाकर कर लेता है। बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना ज़हनी सलाहियत को देखिए कि आप कितना घंटा बैठ कर पढ़ सकते हैं। अगर वो 5 घंटा हो, 4 घंटा हो, 6 घंटा हो, और उस टाइम को इस तरह से बाँटिए कि कोई एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लग जाए, कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बाद ना चल जाए। क्योंकि हमारे WBCS हो या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स हो, UPSC हो, वहाँ पर जनरल स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट दिया गया है। कोई एक सब्जेक्ट में आपको PhD करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी इस सब्जेक्ट का जनरल आइडिया रखते हैं तो आपका हो जाएगा। तो जस्ट हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज़ कीजिए कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, उस हिसाब से एफ़र्ट दीजिए। ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने 8 घंटा पढ़ा तो आपको भी 8 घंटा ही पढ़ना होगा। आप 6 घंटा भी पढ़ के क्रैक कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि मुझे 3 अटेम्प्ट लगा तो आपको भी 3 अटेम्प्ट लगेगा। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, नहीं तो 5 अटेम्प्ट भी लग सकता है। तो ये एक फ़ॉर्मूला अगर वो बच्चे खुद से बना लेना तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि बनी बनाई चीज़ें हर किसी के ऊपर काम नहीं करती। वालिदैन को क्या अपील करना चाहेंगे जो बच्चे आला ओहदे पर जाना चाह रहे हैं, वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे? वालिदैन को हम यही करेंगे, जिस तरह से मेरे वालिदैन ने, हमारे भी घर में फाइनेंशियल काफ़ी क्राइसिस था, बट मेरे फैमिली ने काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त करके हम लोगों को पढ़ाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह से इस मकाम पर पहुंचा दिया कि यहाँ पर आपके सामने बैठ कर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये सारे मेरे वालिदैन और घर में जितने भी अहल व अयाल हैं, इन लोगों की दुआएं हैं और उनकी मेहनत है जो आज हम इस काबिल यहाँ बन सके। तो वालिदैन के बिना तो कोई भी बच्चा तरक्की कर ही नहीं सकता। वो अगर चाहे तो अपने बच्चे को आबाद कर दे और वो चाहे तो बर्बाद कर दे। भटिया बुरुज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी की एक कोशिश की, यहाँ भी कोचिंग सेंटर WBCS IAS IPS के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं और स्टार्ट भी ले लिया है, और ऐसे मौके पर आप लोगों को एजाज़ से भी नवाजा गया है। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तानी लाइब्रेरी भटिया बुरुज ने पहल किया है, तमाम मुस्लिम लोकेलिटी में इस तरह का होना चाहिए ताकि कौम के बच्चे भी एडमिन में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ? हिंदुस्तानी लाइब्रेरी का एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और वो लोग हर साल कोई ना कोई कल्चरल प्रोग्राम या कोचिंग्स वगैरह स्टार्ट करके बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। जैसे कि उनका एक कोचिंग प्रोग्राम था शनाख्त, जिसमें वो UPSC की तैयारी करवाते थे। तो बहुत अच्छा कंटेंट था उन लोगों का, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करवाते थे। अभी मैंने सुना है कि वो WBCS से कोचिंग के लिए भी कुछ लोगों को रखे हैं और लगभग 25 बच्चों को उन्होंने रिक्रूट किया है ताकि वो लोग अच्छे से कोचिंग लेकर अपनी मुस्तकबिल को संवार सके। तो हिंदुस्तानी लाइब्रेरी ने जितना भी इमदाद किया है वो काफ़ी अहमियत के लायक है और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं यही कहूँगा हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के कि जिस तरह से वो लोग कौम की खिदमत कर रहे हैं, उसी तरह से खिदमत करते रहें, कौम और आला मुकाम पर पहुंच जाएगी। बच्चियों के लिए क्या पैगाम होगा आपका शबाब आलम का? लड़कियों को भी देखा गया है कि कंपटीशन में दिलो जान से मेहनत कर रही हैं, और वो भी क्योंकि एक हमारे मटियापुर से वो कहकसा निगार निकली हैं, गार्डन से सिदरा नियाज निकली हैं, क्या कहना चाहेंगे? बच्चियों के लिए क्या पैगाम देना? लड़कियों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि उन लोग का जो कैपेबिलिटी होता है वो लड़कों से काफ़ी बेहतर होता है, और वो लोग जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे से कोई काम को कर लेंगी वो हम लड़के तो कर नहीं पाएंगे। और लड़कियों में समझदारी तो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर कोई भी लड़की हो, कुछ भी चाहे वो कर सकती है, बस उसको मेहनत करने की ज़रूरत है और मन में एक ख्वाहिश होना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो मैं तो लड़कियों से खुद सीखता हूँ, मैं क्या उन लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में भी जितनी बहनें हैं वो मुझसे काफ़ी बेहतर है और मैं उन लोगों को देख के भी सीखता हूँ। मेरी जितनी कलीग्स है, दोस्त है, ये सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जिस तरह से वो लोग ऑफिस भी कर लेती हैं, घर भी संभाल लेती हैं, बच्चे को भी कर लेती है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा रहमत है कि जो लड़कियां कर ले वो लड़के कभी नहीं कर पाते। तो लड़कियों को मैं यही कहूँगा कि आने वाला मुस्तकबिल काफ़ी बेहतर है। आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बस आपको दिल में ख्वाहिश करनी होगी कि मुझे ये करना है। बाकी उन लोग के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। वो लड़कों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन लड़कियों के लिए कभी भी मुश्किल नहीं होता है। मैं जब तैयारी कर रहा था, तैयारी करते करते मैंने एक चीज़ मान लिया कि अगर समाज में कोई भी बड़ी तब्दीली लानी है, वो तब्दीली का वाहिद ज़रिया औरत ही है, मर्द कभी नहीं होता। क्योंकि औरत के पेट से ही बच्चे जन्म लेते हैं और उसका पहला मदरसा माँ की गोद ही होता है। जिस तरह से माँ किसी चीज़ को संवारेगी उसी तरह से वो चीज़ रहेगा। इसलिए समाज में जिस तरह की आप तब्दीली चाहते हैं वो सिवाय औरत के कोई ला ही नहीं सकती। तो इतना बड़ा दर्जा और क्या चाहिए उन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब आलम साहब, द लोकल जर्नलिस्ट की टीम के साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ख़ास मुलाकात में शबाब आलम साहब, जो कि इस वक्त इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर डायमंड हार्बर सब डिवीज़न मोगराहाट 2 ब्लॉक में हैं। और मैं बताता चलूँ 2023 के रिज़ल्ट जो इनका आउट हुआ एज ए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू के ओहदे पर ये फाइज हुए हैं। और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती है शबाब आलम साहब को। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।